जी, आज हमारा टॉपिक है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी टेस्ट ए क्लेम और स्टेटमेंट मेड ऑन पॉपुलेशन। इसमें होता ये है कि एक कंपनी का मालिक जो है वो क्लेम करता है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, वो कंपनी क्लेम करती है कि आज तक जब से कंपनी बनी है, जब से कंपनी स्टैब्लिश हुई है, तब से लेकर 2018 तक आज तक जितने प्रोडक्ट बने हैं सारे के सारे कभी खराब नहीं हुए। ठीक है जी, नो डैमेज और इशू क्लेम्ड बाय कस्टमर्स बिफोर वारंटी पीरियड। मतलब एक साल का उन्होंने वारंटी पीरियड दिया। फर्ज करें किसी चीज का, एक टीवी है, सोनी वाले टीवी बनाते हैं और उन्होंने कहा जी एक साल इसकी लाइफ है। एक साल से पहले वो कहते हैं कभी आज तक हमारे पास कोई टीवी नहीं लेके आया कि जनाब ये टीवी खराब हो गया, मैं हमारे पैसे वापस दे या इसको रिप्लेस कर दे। आज तक वो कहता है जब से कंपनी स्टैब्लिश हुई तब से लेके आज तक हमने जितने प्रोडक्ट बनाए हैं अपनी वारंटी टाइम से पहले वो कभी खराब नहीं हुआ, कभी हमारे पास से कोई कस्टमर कंप्लेन लेके नहीं आया, नो कंप्लेन रिसीव। अच्छा जी, अब ये थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लेम इज ऑलवेज मेड ऑन पॉपुलेशन। क्लेम हमेशा पॉपुलेशन में मेड किया जाता है। सोनी कंपनी का मालिक को किसी सैंपल पे क्लेम देने की जरूरत नहीं है। वो जब भी बात करेगा अपनी पूरी पॉपुलेशन की बात करेगा, वो एक सैंपल की बात नहीं करता। क्लेम इज ऑलवेज मेड ऑन पॉपुलेशन एंड इन ऑर्डर टू टेस्ट द क्लेम वी सिलेक्ट ए सैंपल। अब हमारी मजबूरी ये है, हम एज ए स्टैटिस्टिशियन हम क्या कर सकते हैं, उसके क्लेम को चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरी पॉपुलेशन को चेक नहीं कर सकते। पूरी पॉपुलेशन का मतलब है जब से वो कंपनी स्टैब्लिश हुई है तब से लेकर 2018 तक जितने भी प्रोडक्ट उसने बनाए हैं सारे के सारे चेक कर। तो ये प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं। ठीक है जी, इम्पॉसिबल नहीं है कि जब से कंपनी स्टैब्लिश हुई तब से लेकर 2018 तक जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए हैं सारे के सारे हम चेक करें। क्यों, क्या वो सही कह रहा है? क्यों? क्योंकि वो जब से कंपनी स्टैब्लिश हुई है तब से उसने जो उस वक्त बनाए होंगे प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने वाले बंदे भी मर चुके हैं। ठीक है जी, तो हम उनके प्रोडक्ट्स को जाके चेक नहीं कर सकते। वो तो इस्तेमाल करने वाले बंदे मर गए, वो प्रोडक्ट कहाँ पे रहेंगे, तो हम कैसे चेक कर सकते? तो फिर पॉइंट क्या है, हम एक सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं। सैंपल सिलेक्ट करेंगे 2018 के प्रोडक्ट्स का, ठीक है जी, या 2017 के प्रोडक्ट्स का, जो जिनको इस्तेमाल करते हुए एक साल गुजर चुका होगा। हम उनको सिलेक्ट करेंगे और उसमें देखेंगे कि भाई कोई फॉल्ट तो नहीं आया। उनसे हम करेंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे बताएं जी आपने एक साल हो गया इस प्रोडक्ट को लिए हुए, कोई इशू तो नहीं आया आपका? तो हम एक सैंपल सिलेक्ट करेंगे, उस पर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उनका डाटा इकट्ठा करेंगे, डाटा को एनालिसिस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, अपने आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, परफॉर्म में प्रोसीजर एंड यूज आवर रिजल्ट्स टू टेस्ट वेदर द क्लेम इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, एक सैंपल सिलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे और रिजल्ट निकालने के बाद नतीजा निकाल लेंगे क्या वाकई वो सोनी का कंपनी का मालिक जो है सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ठीक है जी, अब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज नल हाइपोथेसिस। इट इज अ हाइपोथेसिस व्हिच इज फॉर्मुलेटेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। ये नॉर्मल हाइपोथेसिस बनाया जाता है, ठीक है जी, जो हमें पता होता है कि शायद ये रिजेक्ट हो जाए। हम ये हाइपोथेसिस बनाते हैं, जनरल सी स्टेटमेंट बनाते हैं और पॉसिबिलिटी होती है कि ये शायद रिजेक्ट हो जाए। इट मे और मे नॉट बी क्लेम। हो सकता है ये क्लेम हो सकता है ये क्लेम ना हो, बट इट ऑलवेज इंक्लूड इक्वालिटी साइन। या तो इक्वल टू का साइन होगा, या लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। नंबर 1, इट इज हाइपोथेसिस व्हिच इज फॉर्मुलेटेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। नंबर 2, इट मे और मे नॉट बी क्लेम, बट इट ऑलवेज इंक्लूड इक्वालिटी साइन। ये क्लेम हो सकता है, क्लेम नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके साथ हमेशा इक्वालिटी का साइन जरूर आएगा। ये आपने बात याद रखी। दूसरा है जी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसको HA या H1 कहते हैं। नल हाइपोथेसिस को तो H0 कहते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA और H1 कहते हैं। एनी हाइपोथेसिस अदर देन H0, मतलब नल हाइपोथेसिस के अलावा कोई भी हाइपोथेसिस जो बनाएंगे, इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट मे और मे नॉट बी क्लेम। ये क्लेम हो सकता है, क्लेम नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, इट ऑलवेज इंक्लूड इनइक्वालिटी साइन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ये याद रखिएगा। इट इज एक्सेप्टेड इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। याद रखिएगा, अगर ये रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपने बात याद अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा जी, अब इस प्रोसेस में दो तरह के रिस्क भी होते हैं, वो अपने याद रखने हैं। रिस्क कौन कौन से होते हैं? वी इनकाउंटर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क व्हाइल टेस्टिंग हाइपोथेसिस। नंबर 1, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, जिसको हम अल्फा भी कह सकते हैं, टाइप 1 एरर भी कह सकते हैं। अब होता ये है, इस बंदे ने क्लेम किया कि वारंटी टाइम से पहले कभी कोई इसका प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ, कोई क्लेम नहीं किया किसी कस्टमर ने। हमने टेस्ट किया, चूंकि हमने सैंपल पे टेस्ट किया तो हमने तो 100% टेस्ट नहीं ना कर सके। हमने शायद 5% चीजें चेक की हैं, या 2% चीजें चेक की हैं, या 1% चीजें चेक की हैं। हमने 100% कभी टेस्ट कर ही नहीं सकते। इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज हम लगा ही नहीं सकते चेकिंग। तो हमने एक सैंपल सिलेक्ट किया। सैंपल पूरी पॉपुलेशन का हो सकता है 1% हो, या 2% हो, या 5% हो। हम पूरी पॉपुलेशन को चेक नहीं कर सकते। अब
हो ये रहा है। हमने 1% चेक किया, 1% चेक किया, हमारा आंसर वही आ रहा है जो कंपनी के मालिक ने कहा है, तो हम कह सकते हैं कंपनी का मालिक ठीक कह रहा है। लेकिन 1% चेक करके 100% के ऊपर बात करने पर रिस्क होता है। हो सकता है हकीकत में वो गलत हो और हम उसको सही कह रहे हैं, ये भी हो सकता है हकीकत में वो सही हो, हम उसको गलत कह रहे हैं। दो रिस्क है, दोनों रिस्क यहाँ पे लिखे हुए हैं, पढ़ लेते हैं वन बाय वन। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन, इट इज द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट इट वाज ट्रू। मतलब कंपनी का मालिक ठीक कह रहा था लेकिन हमने क्या कर दिया, उसको गलती से रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि हमारा 1% जो था उसका आंसर कुछ और आ रहा था, उसके 100% का आंसर कुछ और था, तो मैच नहीं किया, हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, ये भी एक रिस्क है। दूसरा है जी रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, बीटा या टाइप 2 वर्ग। इट इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्टली एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इन फैक्ट इट वाज फॉल्स। दूसरा ये रिस्क है कि वो जो था झूठ बोल रहा था, कंपनी का मालिक जो था वो गलत क्लेम कर रहा था। उसको पता था कि भाई 100 साल का डाटा कौन चेक करेगा, ठीक हो गया, उसको पता था, उसने अपनी तरफ से क्लेम कर दिया। हमने जब चेक किया हमारा आंसर इत्तफाकिया तौर पे उसके आंसर के साथ मैच हो गया। ठीक हो गया जी, तो हमने कह दिया वो सही कह रहा है, हकीकत में वो झूठा था। तो इट इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्टली एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस, जो वो कह रहा है हमने वो तस्लीम कर लिया, व्हेन इन फैक्ट इट वाज फॉल्स। तो ये भी एक एरर है। रिमेंबर दैट रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस टाइप 2 एरर इज ग्रेटर द रिस्क देन रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। ये याद रखिएगा, किसी चीज, कोई गलत चीज ठीक थी, आपने गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई चीज गलत थी और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये ज्यादा मसला है, ये ज्यादा बड़ा मसला है, आपने याद रखा। आगे टेबल बना हुआ जी, याद रखिएगा, एच नॉट अगर ट्रू हो, क्लेम ट्रू है और आपने भी एक्सेप्ट कर लिया बात, तो कोई मसला नहीं है, ओके, कोई इशू नहीं है। एच नॉट ट्रू था, क्लेम सही था, हकीकत में आपने भी एक्सेप्ट कर लिया उसकी बात को, कोई मसला नहीं है। लेकिन हकीकत में क्लेम फॉल्स था, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एरर है। दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर या बीटा एरर। दूसरी सिचुएशन, क्लेम ट्रू था, आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर है, ये अल्फा एरर है। नेक्स्ट सिचुएशन, क्लेम झूठा था, आपने भी रिजेक्ट कर दिया, कोई मसला। ठीक है जी, ये बात आपने इसी तरह, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपके सवाल बन जाते हैं बहुत ज्यादा, कि आई कैप से कभी पूछ लेता है जी बताओ अगर क्लेम ट्रू हो और आपने रिजेक्ट कर दिया तो कौन सा एरर है, टाइप 1 एरर क्या होता है, अल्फा क्या होता है। तीनों सवाल एक ही कंसेप्ट के ऊपर 3 सवाल बन सकते हैं। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद है। उसके बाद है जी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब यही अल्फा को एक्सप्लेन किया गया है। अल्फा जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर, इट इज द लेवल ऑफ रिस्क बाय विच वी रिजेक्ट अ क्लेम व्हाइल इट वाज ट्रू इन रियलिटी। प्रोबेबिलिटी है जी, ये कमिटिंग टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है। जो मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं अल्फा वाले लेवल्स, ये अल्फा लिखा हुआ है, 10% है, 5% है, 2% है, 1% है, ये अपने याद रखना। ठीक है जी, इसमें से 2 टेल टेस्ट, 1 टेल टेस्ट ये क्या होते हैं, पहले आपको ये सीखने होंगे, फिर उसके बाद दोबारा टेबल को देते हैं। 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट है जो 1 टेल टेस्ट। 1 टेल टेस्ट का मतलब ये है कि डायग्राम आपने बनाई, उसमें सारे का सारा रिस्क यहाँ पे ट्रांसफर है, सारे का सारा रिस्क यहाँ पे ट्रांसफर, तो पीछे कोई रिस्क नहीं है, सारे का सारा रिस्क यहाँ पे ट्रांसफर है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट इज क्लेम्ड दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स इज एट मोस्ट 16 ईयर्स। ठीक है जी, ये क्लेम किया गया है कि एवरेज एज जो है मैट्रिक स्टूडेंट की वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है जी, 16 साल। तो याद रखिएगा एच नॉट तो हो गया जी म्यू इज इक्वल टू 16 ईयर्स, ये हो गया क्लेम। अब इसके एट मोस्ट 16 ईयर्स है तो इसके साथ साइन आ जाएगा जी लेस देन इक्वल टू। एट मोस्ट का मतलब होता है 16 या 16 से कम, तो म्यू इज लेस देन इक्वल टू क्लेम है। अब ये झूठा कब साबित होगा, जब किसी बच्चे की उम्र 16 साल से ज्यादा साबित हो जाएगी। ठीक है जी, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आता है एच नॉट के साथ और ग्रेटर देन का साइन आता है H1 के साथ। ठीक है जी, ऐसे हमने एच नॉट और H1 बनाने होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इट इज क्लेम्ड दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज एट मोस्ट 16 ईयर्स, उसमें एच नॉट हो गया जी म्यू इज लेस देन इक्वल टू 16, ये क्लेम है, एंड H1 इज ग्रेटर देन 16। अब ये झूठा साबित उस वक्त होगा जब किसी बच्चे की उम्र 16 साल से ज्यादा साबित हो जाएगी। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये 16 साल से ज्यादा वाला एरिया, और ये वाला सारे वाला एरिया जो है ना, ये उसके क्लेम वाला एरिया है, मतलब लेस देन इक्वल टू 16, मतलब 0 से लेकर 16 तक ये सारा एरिया। अगर हमारी वैल्यू इस रीजन में फॉल करती है तो दिस इज एक्सेप्टेंस रीजन, वो सही कह रहा है, लेकिन हमारी वैल्यू अगर इसमें फॉल करती है तो ये रिजेक्शन रीजन है, वो गलत कह रहा है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा, मतलब ये 16 साल से ज्यादा वाला रीजन है, ये 16 और या 16 से कम वाला रीजन है। अच्छा, नीचे लिखा भी हुआ, इट इज यूज्ड व्हेन H1 हैज ग्रेटर देन साइन। H1 के साथ जो साइन है, अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो ये वाला डायग्राम यूज करनी है आप। ठीक है जी, अब आगे देख लेते हैं, ये लोअर टेल टेस्ट इसको कहते हैं। लोअर टेल टेस्ट कब लगेगा, इसमें भी आपने ये पॉइंट याद रखना है। इट इज क्लेम्ड दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट्स इज एट लीस्ट 16 ईयर्स। एट लीस्ट 16 ईयर का मतलब है म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, ये क्लेम है।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो ये H0 हो जाएगा। अब ये झूठा कब साबित होगा? जब किसी बच्चे की उम्र 16 से कम साबित हो जाए। ठीक है जी। तो हमने ये देखना है 16 या 16 से ऊपर वाला सारा एरिया उसने कवर किया हुआ है। 16 या 16 से ऊपर वाला सारा एरिया, ये सारा 16, मतलब अगर किसी की उम्र 60 साल भी साबित हो जाए कि वो 60 साल की उम्र में मैट्रिक कर रहा था, तो क्लेम गलत नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्लेम ठीक है, क्यों? उसने कहा 16 या 16 से ऊपर कोई भी एज होगी तो मेरी बात ठीक है। ये झूठा उसी वक्त साबित होगा जब किसी बच्चे की उम्र जो मैट्रिक कर रहा हो उसकी एज जो है, एवरेज एज जो है वो 16 से कम निकल, तब ये झूठा साबित होगा। 16 से ऊपर निकला है, 20 निकला है, 40 निकला है, 100 निकला है, 120 साल की उम्र में भी अगर वो बंदा मैट्रिक कर रहा है ना, तो इस बंदे का क्लेम में कोई गलती नहीं है, उसने अपनी बात को कवर किया हो। ठीक है जी। तो जब 16 से कम आएगी वैल्यू तो वो इस रीजन में फॉल करेगी, तब उस बंदे को हम रिजेक्ट कर देंगे और H0 को हम एक्सेप्ट। ठीक है जी। तो इट इज यूज्ड व्हेन H1 हैज लेस देन साइन। ये देखिए लेस देन का साइन है तो ये वाला क्या टेबल यूज होगा। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। अब हम अगली सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। इट इज क्लेम्ड दैट एवरेज एज ऑफ मैट्रिक स्टूडेंट इज 16 ईयर्स। अब इज का लफ्ज आया है, इज मतलब एग्जैक्ट 16 साल, तो उसमें H0 हो जाएगा जी, म्यू इज इक्वल टू 16 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 16। क्लेम तो हो गया जी कि 16 साल है जी बच्चे की उम्र, एवरेज एज जो है वो 16 साल होगी वो मैट्रिक जो करते हैं। अब ये झूठा कब साबित होगा? जब 16 से ज्यादा हो जाएगी या जब 16 से कम हो जाएगी। तो 16 से ज्यादा वाले भी और 16 से कम वाले भी दोनों उसके क्लेम को रिजेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन है वो नॉट इक्वल टू का साइन है, क्योंकि 16 के अलावा दोनों वैल्यूज कवर करनी है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, तो बेस्ट साइन उसके लिए नॉट इक्वल टू का साइन है। अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो याद रखिएगा ये सारे का सारा रीजन जो है ये 16 का है, ये 16 से ऊपर वाली वैल्यूज है और ये 16 से नीचे वाली वैल्यूज है। ठीक है जी। ये 16 से ऊपर वाला एरिया ये है, 16 से नीचे वाला एरिया ये है। तो 16 से ऊपर वाली वैल्यू में फॉल कर गया तब भी रिजेक्ट, 16 से नीचे वाले एरिया में फॉल करे तब भी रिजेक्ट। ये सिर्फ एरिया जो है ये 16 वाला एरिया है कि अगर 16 किसी की एज होगी तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर 16 से ऊपर। तो इस सूरत में याद रखिएगा जब नॉट इक्वल टू का साइन होगा, ये लिखा भी हुआ है, इट इज यूज्ड व्हेन H1 हैज नॉट इक्वल टू साइन। तो जब नॉट इक्वल टू का साइन होगा तो टू टेल टेस्ट आएगा। अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो ये वाला टेस्ट आएगा, ग्रेटर देन का साइन होगा। ठीक होगा जी। और अगर लोअर देन का साइन होगा तो ये वाला टेस्ट आएगा। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है। तो उसके हिसाब से आपके सामने ये टेबल लिखा हुआ है। वन टेल टेस्ट, वन टेल हायर टेल भी हो सकता है, लोअर टेल भी हो सकता है। अगर 10% वैल्यू होगी आपकी तो जी की वैल्यू निकल आएगी 1.28, और अगर आपकी टू टेल टेस्ट है तो 1.645 है। ये समझते हैं जी ये कैसे निकलता है। अब जरा देखिएगा 10% वन टेल, फर्स्ट करिए जी 10% एरिया है ये वाला, वन टेल टेस्ट है। मैं सेंटर में लाइन लगाता हूँ तो ये वाला एरिया तो हो गया 50%, लेकिन ये वाला एरिया हो जाएगा 40%। यहाँ पे जी की वैल्यू होती है 0, लेकिन यहाँ पे हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये आपको इश्यू समझ आ रहा होगा। अब आपके पास ये एरिया 40% है, ये एरिया अल्फा वाला जो है वो 10% है, ये 40% एरिया और जी की वैल्यू यहाँ पे अपने निकालनी है जो लाइन लगाई है आपने। इसके लिए हम टेबल देखते हैं। सबसे पहले ये है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल है। इसमें हमने देखना क्या है जी, 40% एरिया को हमने टेबल में देखना है। तो 40% एरिया का मतलब है यहाँ पे कहीं पे 40% ढूंढने हैं आप। 0.3925, 0.3997, 0.4015। तो 0.3997 ये ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू 0.4015। ये 40% ये ज्यादा करीब है इसके निस्बत। तो इस पे वैल्यू देख लेते हैं। 0.3997 के सामने लिखा हुआ जी 1.2, 0.3997 के ऊपर लिखा हुआ जी 0.08। ये आपको नजर आ रहा होगा, दोबारा देख लें। 0.3997 के सामने 1.2 है और वो 0.08 है, तो ये 1.28 बन जाता है। तो ये आप सामने देख लिखा हुआ 1.28। अगर इस साइड पे एरिया आएगा तो ये प्लस 1.28 आएगा, अगर इस साइड पे एरिया आएगा तो ये माइनस 1.28 आ जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों चीजों को कवर किया गया है। होपफुली आपको ये टेबल समझ आया होगा कि कैसे निकालना है। अच्छा, 10% पे टू टेल टेस्ट हो तो ये 1.645 वैल्यू कैसे आती है ये हमें देखना है। हम दोबारा बना लेते हैं डायग्राम को। अगर 10% पे टू टेल टेस्ट है तो इसका मतलब है यह रिस्क दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा बाय 2 कर लेंगे, रिस्क को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी आ जाएगा 5% रिस्क और इधर भी आ जाएगा 5% रिस्क। टोटल एरिया 50% होता है तो 5% तो ये हो गया, तो फिर 45% ये बचेगा 0.4500 और 45% यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे जी की वैल्यू होती है 0, हमने यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड करनी है। 0.4500 हमें चाहिए, तो 0.4500 देखते हैं हम। आपके सामने लिखा हुआ है जी 0.4495, 0.4505। तो 0.4500 इन दोनों के सेंटर में होगा, एग्जैक्ट सेंटर में है। तो ये वैल्यू देख लेते हैं जी 1.6 है और 4 है, और दूसरी वैल्यू है जी 1.6 है
0.4505 और 0.05 है, तो 1.64 और 1.65 ये दो वैल्यू बनती हैं। तो 1 इसमें हम एवरेज निकाल लेते हैं, 1.64 प्लस 1.65 इसकी एवरेज लेनी है, इसको दोनों जमा करेंगे तो 2 में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.645। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है 1.645। ठीक है जी। वैसे तो ये टेबल बना हुआ है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है कि ये कैसे कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से। अगर 8% का भी लेवल दे दे अल्फा एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में, तो आप उस वक्त भी ये यूज कर सकते हैं टेबल। ठीक है जी। आप ये टेबल आपने लॉजिकली याद रखना है कि कैसे इसमें से वैल्यू निकलती है, तो ही आपको ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू कि आप इसको रट्टा लगा लें। ठीक है जी। एग्जामिनर 10%, 5%, 2%, 1% के अलावा 8% भी दे सकता है, 7% भी दे सकता है, 6% भी दे सकता है। तो आपको लॉजिकल वे याद होना चाहिए कि टेबल से आपने वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है जी। होपफुली आपको आज इसकी बेसिक समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस और आपको इसमें मजीद जो है जो आपके कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।